हाय गाइस, सो वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में। तो ये आपका जो है पहला टॉपिक है आपकी बुक का, आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स का, 10th क्लास की पहला चैप्टर ये है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये क्लास 1 होने वाली है। इस क्लास 1 में हम सबसे पहले आपके जो सेल के बेसिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो क्रोमोसोम का डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन आगे आने वाली क्लासेस में हम माइटोसिस, मियोसिस एंड सेल साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है जब भी हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर सेल होते क्या हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, राइट, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। टाइनी टाइनी यूनिट्स होती हैं जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी की टाइनी टाइनी यूनिट्स होती हैं, और उन्हीं से हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो बनी होती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि एक माइन्यूट फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक सिटी होगी या कोई स्कूल हो गया। ठीक है, अब हर एक सेल का अपना एक पार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्रीज है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में फैक्ट्रीज का काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का, डिलीवरी का, ठीक है, या फिर कोई ऑर्डर या पैकेज जो है उसको पैक करने का, है ना। फैक्ट्रीज का बेसिक काम ये होता है। देन उसके बाद जो स्कूल्स होते हैं उनका क्या काम होता है? स्कूल्स का काम होता है एडुकेशन, एडुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, जिस तरह से हमारी सोसाइटी में हर एक यूनिट का, हर एक चीज़ का अपना अपना रोल है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी जो है साथ में बंधी हुई है, अपने काम कर रही है। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी में ये जो सेल्स होते हैं इन सब का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। ठीक है, वेयर एज जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उनका काम होता है नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करना, राइट। तो दोनों का अलग अलग काम हो गया, लेकिन प्रेजेंट हमारी बॉडी में सारे हैं। ठीक है, बस इनका काम अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली यही क्रक्स है इस चीज़ का कि हमारी बॉडी की जो बेसिक फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो हमारे सेल्स होते हैं। तो सेल्स क्या हो गए? हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। इसके साथ साथ में जो सेल्स होते हैं वो हमारा जेनेटिक मटेरियल भी कैरी करते हैं, तो इसलिए वो आपके जेनेटिक मटेरियल के कैरियर भी होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे वाली स्लाइड में। तो अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर सेल के डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारी सोसाइटी एक सिस्टम के बेसिस पे चलती है, वैसे ही यहाँ पे हमने सेल को एक सिस्टम की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो सेल है वो एक सिस्टम की तरह अगर हम उसको इमेजिन करें या सोचे, एज अ सोसाइटी अगर हम उसे सोचे तो उसको समझना हमारे लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेल होती है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऑल लाइफ ऑर्गेनिजम्स का, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, तो हर किसी का बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल्स होती हैं। सारे की बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं सेल्स होते हैं। सेल से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना है। ठीक है, कुछ हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गया, वो सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं यूनी सेल्यूलर। यूनी मने वन। जो हमारे सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स।
बल्कि जो अदर है आपके आपके जो लिविंग थिंग्स है लाइक ह्यूमंस हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं, मतलब कि बतेरे सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आपका मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी का मतलब मोर, यूनि का मतलब वन। ठीक है, अब बात आती है कि ईच सिस्टम जो है वो अपने एक जो सेल है आपका वो पूरे एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। ठीक है, उसके अपने मटेरियल्स होते हैं, वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, वेस्ट को रिमूव करता है एंड कम्युनिकेट करता है दूसरे सेल्स के साथ में। ठीक है, हर एक ऑर्गेनेली जो आपकी सेल के अंदर होती है उसका एक स्पेसिफिक जॉब होता है। जस्ट लाइक फैक्ट्री में आपकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, अलग अलग वर्कर्स के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग टीम्स के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर फैक्ट्री की जगह मैं आपके लिए स्कूल का एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि आप लोग स्कूल में हैं, तो स्कूल में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनका काम है पढ़ाई करना। ठीक है, स्टूडेंट्स का काम क्या है? बेसिक पढ़ाई करना। ठीक है, देन आते हैं आपके, सॉरी मेरा पेन बंद हो गया था देन आते हैं आपके टीचर्स। मैं एक बार स्टूडेंट्स फिर से लिखती हूँ। ठीक है, इनका काम क्या है? पढ़ाई करना, टू स्टडी। ठीक, देन आते हैं हमारे टीचर्स, इनका काम है पढ़ाना। ठीक है, देन आता है आपका एडमिन स्टाफ, इनका काम होता है फीस कलेक्ट करना, ऑर्डर मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं। ठीक, देन होते हैं आपके जो पियून्स होते हैं, आया होती है, मौसियाँ होती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सफाई एंड जो नॉर्मल वर्किंग चलती है सबके बीच में, कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए भी इनको यूज करते हैं। ठीक है, देन आती है आपकी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या करती है? प्रिंसिपल हर चीज़ के ऊपर नज़र रखती है, एक ऑर्डर बना के रखती है। ठीक है, एक ऑर्डर बना कर रखती है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हर एक यूनिट का स्कूल के अंदर में, जो भी आपकी स्कूल के अंदर की यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट का एक अलग अलग काम है, उसी तरह जो सेल के अंदर हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं उन सब का भी एक स्पेसिफिक जॉब होता है, एक स्पेसिफिक उनका ऑर्डर होता है, एक स्पेसिफिक उनका काम होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब सेल के जो हमारे टाइप होते हैं, दो टाइप के मेजरली हमारे सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, ये सेल की टाइप है, लेकिन इसके ऊपर की भी एक टाइप होती है हमारी, विच इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके पास में न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इनके पास में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये देन आगे जाके प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड आपके सिंगल सेल जैसे अमीबा, उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल फ्री फ्लोटिंग होता है। उनका जेनेटिक मटेरियल फ्री फ्लोटिंग होता है, यानी कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो एक न्यूक्लियस के अंदर में इंक्लोज्ड नहीं है, उनके पास में सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती। ठीक है, उनके पास में सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं एंड उनके पास में डीएनए होता है और सेल वॉल होती है बस। ठीक, चलो नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब जो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजरली जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स है उनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका एनिमल सेल और एक होता है आपका प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल आपका कुछ इस तरह का दिखता है एंड एनिमल सेल आपका कुछ इस तरह का दिखता है।
ठीक है, आप लोग आराम से देख लो, मैं साइड से पढ़ाती हूँ। तो जो प्लांट सेल है, अगर आप सबसे पहले एक डिफरेंस नोटिस करो तो जो प्लांट सेल है इसके पास में एक सेल वॉल प्रेजेंट है। जो एनिमल सेल है इसके पास में सेल वॉल नहीं है, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस है जो कि आप दूर से ऐसे देख के भी बता सकते हो। ठीक है, देन जो आपके और डिफरेंसेस होते हैं, प्लांट सेल में आपके प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये दिख रहे होंगे आपको। ये आपके एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, ये प्रेजेंट नहीं होते। देन प्लांट सेल में आपको एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वेयर एज एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये देखो एकदम छोटे छोटे बबल्स की तरह दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जो चीज़ें मैंने बताई कि ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है सेम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो डिफरेंट है, दोबारा एक बार उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। कि प्लांट सेल में जैसे कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्रेजेंट होती है ताकि उसे सपोर्ट कर सके। ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट को जो है वो सनलाइट मिलती है जिससे कि वो आपका खाना बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका ये प्लास्टिड्स का टाइप होता है। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, देन आपका जो एनिमल सेल है, ठीक है, इसके पास में क्या होता है कि इसके पास में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वही इसकी शेप को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अब इनके पास में जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं यही दोनों को हेल्प करती है जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब एक नज़र हम फटाफट से जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं उन पे मार लेते हैं, उनके बारे में हम फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन होता है सेल का, जस्ट लाइक आवर प्रिंसिपल, जो कि सारे ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहे हैं, सब चीज़ों पे नज़र रख के रख रहे हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, जो भी चीज़ आपकी सेल के अंदर हो रही है, इनसाइड द सेल आपकी जो भी चीज़ हो रही है, उन सब चीज़ों को आपका जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अंदर ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ये आपके ग्रोथ एंड रिपेयर के इंस्ट्रक्शंस भी देता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये ग्रोथ एंड रिपेयर के आपके इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है उसे ब्रेन और कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कंट्रोल सेंटर किसको बोलते हैं या ब्रेन ऑफ सेल क्या होता है, तो इसका आंसर आपका न्यूक्लियस होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे आपका पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आपके अगर स्कूल से मैं कंपेयर करूँ तो स्कूल की जो कैंटीन होती है, ठीक है, जो कैंटीन होती है या भोजन माता होती हैं जो आपके सरकारी स्कूल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया वो है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल में। ठीक है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी क्या हुआ आपका, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या करता है कि न्यूट्रिशंस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, देन उनको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, तो वो आप माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक और स्पेशल बात यह है कि ये जो होता है आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं उनका भी सिंथेसाइज करता है। ये क्या चीज़ और करता है, ये आपका रेस्पिरेटरी एंजाइम्स सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, अगर आप लोग बुक खोल के देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को सिंथेसाइज करती है। इसका आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक गेट कीपर की तरह काम करती है। ठीक है, जो आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है ना गेट पे, सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी तरह काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर आएगा। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को तो अंदर आने देती है और वेस्ट को बाहर जाने देती है, लेकिन ये
अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो उसे सेल के अंदर नहीं आने देगी, उसको ये सेल से बाहर ही रखेगी, ठीक है। और क्या होता है कि ये आपका कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, एक से दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, सेल से एक न्यूज़ दूसरे को पहुंचाने के लिए, ठीक है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, आउटर लेयर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी लिविंग होती है, ठीक है, ये आपकी लिविंग मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये जीवित मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये आपकी लिपिड बाय लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक सिंगल यूनिट है आपकी, इसके ये जो ऊपर का आप हेड देख रहे हो, ये हेड, ये जो हेड होता है आपका, ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि वाटर लविंग है, ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। देन ये जो टेल वाला एंड है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग होता है, इसलिए जैसे बाय लेयर है, 2 लेयर है देखो, इसलिए इसको बाय लेयर बोलते हैं। और लिपिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स की ये बनी हुई होती है, ठीक। चलो ये सब चीज़ें याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं क्योंकि। अब बारी आती है आपकी साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है आपका? ये आपका एक वर्किंग स्पेस है, ठीक है। वर्किंग स्पेस है यानी कि ये काम करने के लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे आपकी क्लासरूम्स हो गए, तो काइंड ऑफ डैट आपका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये आपका इसमें आपकी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो फ्लोट कर रही होती है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये आपके सेल ऑर्गेनेलीज को प्लेस में होल्ड करके रखता है, वहाँ पे मूवमेंट इजी कर देता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको ये बाहर से सेपरेट करके रखता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस है, ये क्या करता है आपका? ये आपका ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग टीम की तरह है, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग टीम की तरह है, यानी कि जो हमारे बस वाले भैया होते हैं स्कूल में, उनकी तरह है। ये क्या कर रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक नेटवर्क है, एक रोड की तरह है। ये आपकी लिपिड्स को एंड प्रोटीन्स को मूव करता है जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, उनको सॉर्ट करते हैं एंड देन उनको जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ उन्हें भेज देते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, देन उनको भेज देते हैं, प्रोटीन्स को एंड लिपिड्स को, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, ये आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें आपके राइजोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स उसमें आपके अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके अटैच्ड होते हैं तो ये प्रोटीन का ही मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि ये फैट के बनने में यानी कि लिपिड्स के बनने में एंड उनके ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग में हेल्प करता है, वहाँ पे ये मूवमेंट करता है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा। एंड साथ ही साथ में अगर आपके कोई फीडबैक हो, आपको कोई टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो प्लीज़ उसको भी आप नीचे कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स की तरफ में, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये तीनों के तीनों मिलकर एक सपोर्ट क्रू का काम करते हैं, यानी कि जैसे हमारे पीएन्स होते हैं, आया होती है, एंड देन हमारे जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी तरह ये काम करते हैं, सपोर्ट क्रू की तरह।
अब वैक्यूल्स जो होती हैं हमारी, वो क्या करती हैं, ये पानी स्टोर करती हैं, फूड एंड वेस्ट स्टोर करती है। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें एक लंबी लार्ज वैक्यूल होती है, जैसे कि हमने डिस्कस करी थी, ऐसी लार्ज जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, ऐसे ड्रॉपलेट्स की तरह पे। लाइजोसोम्स जो होते हैं ये आपके ब्रेक डाउन करते हैं ओल्ड मटेरियल को, और जो भी वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सुसाइड बैग्स ऑफ सेल क्या होते हैं, तो वो आपके लाइजोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स हमारे क्या कर रहे हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं आपके प्रोटीन बिल्डर्स होते हैं, ये प्रोटीन के बनने में, सिंथेसिस में, एंड देन प्रोटीन का जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज मैंने मेंशन करी है, जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं जिन्हें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको मैं डिटेल में आपको पहले दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे एक बार फटाफट से सब पे नज़र मारते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। न्यूक्लियस जो होता है ये आपका डीएनए स्टोर करता है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। न्यूक्लियोलस जो होता है आपका, ये आपका यहाँ पे होता है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस है ये आपका राइबोसोम्स बनाता है। सेल मेम्ब्रेन हमने बात करी थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये गेट कीपर की तरह एक्ट करती है। लिपिड बाय लेयर होती है, ये एक आउटर लेयर है, ये आपकी एंट्री एंड एग्जिट कौन कर रहा है सेल से उसको मेंटेन करके रखती है, उसको चेक करके रखती है। साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक एक स्ट्रक्चर होता है आपका, फ्लूइड होता है आपका, जो सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, ये ऑर्गेनेली होती है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और ये एक पावर स्टेशन की तरह एक्ट करती है। ये आपका एटीपी का प्रोडक्शन करती है। एटीपी को आपका एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। अब आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल को एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ये देखो जिसमें ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेयर एज जहाँ पे नहीं लगे हैं वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे ये वाला हो गया, यहाँ पे इनके राइबोसोम्स नहीं चिपके हैं तो ये आपका रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब चलो अगर हम बात करें, वापस से इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करता है, ये आपके प्रोटीन का मूवमेंट करता है, एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके लिपिड्स का मूवमेंट करता है। क्रोमेटिन जो है, ये क्रोमेटिन आप याद रखना, क्रोमेटिन हम आगे आने वाले क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं क्योंकि, ठीक है। तो क्रोमेटिन जो होता है आपका, ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो आपको यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट एक आपका क्रोमेटिन फाइबर्स है। गोल्जी अपरेटस जो होते हैं ये पैक करते हैं, सेंड करते हैं प्रोटीन को, और जो बाकी हमारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उनको जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, ये अमेज़ॉन वाले भैया की तरह होते हैं या ब्लिंकिट वाले भैया की तरह होते हैं कि भाई जो पैकेज को डिलीवर कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, भेज रहे हैं आगे। राइबोसोम्स जो होते हैं आपके, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। छोटे छोटे ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, माइन्यूट से डॉट्स, ये सारे के सारे आपके राइबोसोम्स हैं। देन सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स आपके ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं आपके सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके प्लांट सेल में नहीं होते। सॉरी बच्चों, मेरा पेन थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं आपके, ये आपके प्लांट सेल में नहीं होते, सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे ये हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इनसे ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। अब ये है हमारा प्लांट सेल। मैंने बताया था आपको कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए हम दोनों को एक बार डिटेल में पढ़ रहे हैं।
देख के एक बार बेसिक तो आपको पता चल गया होगा कि इस पे सेल वॉल प्रेजेंट है, देन यहाँ पे इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का सेम फंक्शन है, आपका कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है इसके अंदर आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, उसका भी आपका सेम काम होता है, ये राइबोसोम्स को बनाता है। साइटोप्लाज्म भी इसमें सेम होता है, सेम जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनेलीज को प्लेस पे होल्ड करके रखता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका एक डिफरेंट ऑर्गेनेली है जो कि आपकी उसमें प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ये आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है ओनली। ये आपके ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है आपके सेल्स को, मतलब प्लांट के सेल्स को ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है जिससे कि आपका फोटोसिंथेसिस होता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेम चीज़ होती है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सेम वे में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और सेम प्रोटीन प्लस लिपिड्स जिस तरह से एनिमल सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, सेम उसी वे में यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेल वॉल आपकी सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ये जो आपकी सेल वॉल होती है ये एक स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसकी जो शेप है उसे मेंटेन रखने में हेल्प करती है। राइबोसोम्स का सेम फंक्शन है, ये प्रोटीन को बिल्ड करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स का भी सेम फंक्शन है, पैक करते हैं, सेंड करते हैं प्रोटीन्स को, लिपिड्स को उनकी जिस भी जगह पे उनकी रिक्वायरमेंट है, नीडेड है। वैक्यूल जो होती है ये डिफरेंट होती है एनिमल सेल से प्लांट सेल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी होती है। आपका 70% ऑफ जो एरिया होता है प्लांट सेल का वो वैक्यूल ने कवर करा हुआ होता है। लार्ज होती है, वेस्ट स्टोर करती है, वाटर स्टोर करती है, बेसिकली पैंट्री की तरह काम करती है जहाँ पे आपका अनाज रहता है, भंडार घर की तरह काम करती है। ये एक बेसिक सा डायग्राम है, ठीक है। हमने सेल्स के बारे में जितनी बात करनी थी सेल्स का हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपका कि बेसिकली जो हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ठीक है। सेल के अंदर आपके जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे होते हैं, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका सेल प्रेजेंट है, ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे, ठीक है। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जब हम क्रोमेटिन्स या क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बात ये आती है कि क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम आखिर इम्पॉर्टेंट है क्यों, हम उसके बारे में बात कर ही क्यों रहे हैं। तो उसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और डीएनए क्या होता है, क्यों होता है डीएनए, क्यों ज़रूरी है डीएनए हमारी बॉडी में होना। जो डीएनए होता है वो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो कि आपकी जेनेटिक कोड को कैरी करता है। जेनेटिक कोड कैरी करता है मतलब कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी जो है डीएनए के अंदर कैरी होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कुछ ट्रेट्स आपको अपनी मदर से मिलेंगी, कुछ आपको अपने फादर से मिलेंगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि आँखों का कलर अगर मम्मी पापा का ब्राउन है तो बच्चे का भी ब्राउन होगा, एक का ब्राउन एक का ब्लैक है तो बच्चे का या तो ब्राउन हो सकता है या ब्लैक भी हो सकता है। तो ये जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये सब जेनेटिक कोड जो है ये आपका डीएनए में स्टोर होता है, जो कि ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनके बालों का कलर क्या है, उनकी आँखों का कलर क्या है, उनकी हाइट कितनी इफेक्ट होगी, ये सारा का सारा आपका जीन्स का ही खेल है। और जीन्स प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए में। अब डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो डीएनए की डिस्कवरी आपके जेम्स वॉल्टर जो थे इन्होंने करी थी।
इन्होंने पिक्चर करा था और फ्रांसिस क्रिक ने बिल्ड करा था उसको, डीएनए का मतलब स्ट्रक्चर को बिल्ड करा था कि वो किस टाइप से दिखता है, और ये सब इन्होंने करा था 1953 में। इन्होंने यूज़ करा था एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का। ये एक टेक्निक थी जिसकी वजह से आपका डीएनए जो है वो किस तरह से बनता है, उसमें आपकी 2 कॉइल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है, उसमें 2 कॉइल्स प्रेजेंट होती है और इसको आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये आपका जेम्स वाल्टर एंड फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, समझाया था। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अगर है तो वो है क्या। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, कुछ इस जैसा दिखता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इसमें डबल हेलिक्स हो गए, यानी कि इसमें आपकी 2 रीढ़ की हड्डियां हैं, एक हड्डी इसकी ये है और दूसरी हड्डी इसकी ये है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी 2 रीढ़ की हड्डियां जो है वो प्रेजेंट है। एंड देन इसके बाद में ये इसके पैरेलल स्ट्रैंड्स है, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी इनके बीच में जो है बॉन्ड्स का प्रेजेंस है, ठीक है। ये ट्विस्टेड है एक दूसरे के अराउंड, एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड है और एक पैरेलल ये नेटवर्क बनाते हैं। ये पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि वो कभी आपस में जुड़ते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, पैरेलल होते। तो ये जो इसकी दोनों की दोनों बैकबोन्स है ये एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही होती है इस टाइप से। अब हमारे पास आता है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स हमारे को क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। जो हम लोगों ने अभी पीछे अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में देखा, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर था हमारा, इन दोनों बैकबोन्स को कुछ चीज़ें होल्ड करी हुई थी आपस में, ऐसे ऐसे करके इनके बीच में कुछ चीज़ें थी ना जिससे ये आपस में होल्ड हो रखे थे, वरना ये तो एक दूसरे से दूर चल जाते, है ना। कोई चीज़ थी जो इनको आपस में होल्ड कर रही थी। तो जो चीज़ ये इनको आपस में होल्ड करती है ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स ऐसी यूनिट्स हैं जो कि डीएनए की बेसिक यूनिट्स होती हैं। कुछ इस तरह से ये दिखती है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है एरिया ये आपका ऐसे बैकबोन का एरिया, एंड देन यहाँ पे ये आपके जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हर एक न्यूक्लियोटाइड है इसमें आपकी 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है शुगर, पेंटोज शुगर, और एक होता है आपका बेस, ठीक है। 4 टाइप के बेस होते हैं, इन 4 में से एक बेस आपका प्रेजेंट होता है। ये जो बेस होते हैं आपके कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो ये जो रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट जो है ये फॉस्फेट ग्रुप है जो कि बैकबोन बनाता है, आपके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बैकबोन बनाता है। देन आपका यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ये प्रेजेंट है, सॉरी ये जो आपका शुगर है पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। पेंटोज क्यों है, क्योंकि इसके 5 साइड है, 1 2 3 4 5, और ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, यानी सिमिलर टू ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज जो होता है आपका C6 होता है, यानी कि हेक्सोज शुगर होता है। ऐसी जो हमारी शुगर यहाँ पे है ये आपकी C5 है, यानी कि ये आपकी पेंटोज शुगर है, ठीक है। देन ये जो आप यहाँ पे A देख रहे हो, T देख रहे हो, C देख रहे हो, G देख रहे हो, ये आपके बेसिस हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। A हमेशा T से कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, C हमेशा G से कनेक्ट करता है विद हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं और बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट लेकिन ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का, कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेसिक ऐसा दिखता है। डीएनए के अंदर का भी ये मॉलिक्यूल है, डीएनए तो बेसिक यूनिट है जो जीन्स कैरी कर रही है। जीन्स की सीक्वेंसिंग हमारी कैसे होती है, जैसे C के साथ यहाँ पे G है, A के साथ यहाँ पे T है, देन ये एक सीक्वेंस चल रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ये हर किसी के अंदर अलग अलग होता है, और इसी की वजह से जैसे आपने देखा होगा जो क्राइम ड्रामाज होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट एनालिसिस करते हैं कि भाई इसका डीएनए एनालिसिस करो, इसकी फिंगरप्रिंट एनालिसिस करो। तो वो क्या होता है कि भाई अगर तुम्हारा फिंगरप्रिंट किसी क्राइम सीन में मिला है तो तुमसे ही मैच करेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस होता है, हर किसी का डीएनए डिफरेंट होता है। आपका डीएनए आपके मदर एंड फादर से भी मैच करता है, लेकिन 100% मैच नहीं करता।
आपका जो डीएनए है वो 100% आपके पेरेंट्स के साथ भी मैच नहीं करता। तो जब भी आपका पैटर्निटी का टेस्ट होता है, ये इंडिया में तो इतना नहीं होता बट अब्रॉड में ज़्यादा होता है कि भाई चेक करने के लिए कि फादर कौन है मदर कौन है बेबी का, तो उसके लिए जो आपके पैटर्निटी टेस्ट होते हैं या मैटरनिटी टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे वो जो डीएनए आपका पेरेंट के साथ में मैच करते हैं, तो वो भी आपका 100% मैचिंग डीएनए नहीं होता, समवट सिमिलर डीएनए होता है। तो उससे फिर वो रिजल्ट पता चलता है कि आप इसी के बच्चे हो या नहीं हो, या आपका ही पेरेंट है या नहीं है। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे। अब ये थोड़ा सा और क्लोजअप है आपका न्यूक्लियोटाइड का, कि न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखते हैं अप क्लोज। ठीक है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारा शुगर है, ये हमारा बेस है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इसके इस साइड में एक और न्यूक्लियोटाइड होगा और ये दोनों के दोनों आपस में आपका बॉन्ड करे हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ए प्रेजेंट है तो इधर पे जो आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें टी प्रेजेंट होगा, थाइमीन, क्योंकि आपका जो ए है वो हमेशा टी के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये आपके नाइट्रोजन बेसिस जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, आपका एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ में आपका बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ में आप जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एडेनिन एंड ग्वानिन जो होते हैं ये दोनों आपके प्यूरिन्स होते हैं, इनका नाम होता है प्यूरिन्स। नाइट्रोजन बेसिस दो टाइप के होते हैं, आपका जो एडेनिन है और जो आपका ग्वानिन है ये दोनों के दोनों प्यूरिन होते हैं। दो टाइप के आपके जो है नाइट्रोजन बेसिस हो गए, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। जो आपका एडेनिन और ग्वानिन है ये दोनों के दोनों जो है प्यूरिन के अंडर आते हैं, और जो साइटोसिन एंड थाइमीन है आपके ये पिरिमिडिन के अंदर आते हैं। साथ में एक और नाइट्रोजन बेस होता है यूरेसिल, एक और नाइट्रोजन बेस होता है यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है आपका वो आपका थाइमीन की जगह पे प्रेजेंट होता है इन आरएनए। जो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और उसमें थाइमीन की जगह में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक, अब जो हमारे बेस के पेयरिंग है, ये बेस की पेयरिंग हमारी कैसे होती है। थाइमीन जो होता है आपका वो हमेशा एडेनिन के साथ में पेयर होता है, और जो आपका ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ में पेयर होता है। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो डीएनए है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। सी जाएगा जी के साथ में, ए जाएगा टी के साथ में। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आप यहाँ पे सीक्वेंसिंग देख रहे हो कि सीक्वेंसिंग सब में अलग होती है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, ATGC। ATGC अगर आप याद रखोगे तो ATGC इज़ अ वेरी कॉमन एंड ईजी तरीका याद रखने का कि किसका बॉन्ड किसके साथ में फॉर्म होगा, क्योंकि एग्जाम में ये दिया जाता है, ये पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे A है तो सामने क्या होगा, या G है तो उसके सामने पे क्या होगा। A और T जो हैं ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड से पेयर्ड होते हैं, और G और C जो हैं ये ट्रिपल बॉन्ड से पेयर होते हैं। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर बच्चों। देखो जो बच्चे टॉप करते हैं एग्ज़ाम में वो टॉप इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जल्दी पढ़ना चालू कर देते हैं। तो आप लोग भी जितनी जल्दी पढ़ना चालू कर दें, जितनी जल्दी इजीली समझना चालू कर दें, उतना आपके लिए अच्छा है। एक एक चीज़ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ क्लास में वो सारी की सारी आपकी बुक में कवर्ड है। जो आपकी ICSE की सलीना है उनमें सब में ये सारी की सारी चीज़ कवर्ड है। अगर आप चैप्टर खोल के बैठोगे मेरी वीडियो के साथ में तो आप नोट्स बनाते हुए चल सकते हो, साथ में टिक करते हुए चल सकते हो। साथ में अगर आपको मेरे बनाए हुए कंसाइज नोट्स चाहिए जो कि एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, आपका टाइम सेव करेंगे, रिविजन में आपका टाइम सेव करेंगे, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है जिसमें ये नोट्स आपके
प्रॉपरली टाइम टू टाइम शेयर होते रहेंगे। अब आते हैं हम कि क्रोमोसोम्स आखिर क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है आपका वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से बना हुआ होता है। डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा होता है, मतलब आप ये लगा लो कि आपकी हाइट से ज़्यादा लंबा आपकी बॉडी के एक सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए बहुत लंबा एक मॉलिक्यूल होता है। अब उसको कंडेंस करने के लिए, उसको छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करने के लिए वो आपका क्रोमेटिन बनता है पहले, देन उसके बाद क्रोमोसोम्स में बनता है। अब क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन का डिफरेंस भी बस 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि क्रोमोसोम्स आखिर होते क्या हैं। तो क्रोमोसोम जो हैं आपके वो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से बने हुए होते हैं और क्रॉस शेप्ड होते हैं। इस टाइप के होते हैं, क्रॉस शेप्ड होते हैं ये। इनके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो होता है इसे सेंट्रियोमर कहते हैं और ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। यह आपका होता है centromere and these are sister chromatids। जो क्रोमोसोम्स हैं आपके ये तब अराइज करते हैं जब डीएनए खुद को कॉपी कर रहा होता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है, जब सेल डिवीजन होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन आपकी ऐसे लंबी सी, हमने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा था ना न्यूक्लियस के अंदर। तो जो क्रोमेटिन होता है ये खुद को हाईली कंडेंस कर लेता है टू बिकम दिस स्ट्रक्चर, जब आपका सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये ओनली सेल डिवीजन पे ही विजिबल होते हैं। जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा तो वो आपका क्रोमेटिन फॉर्म में होगा डीएनए, वो आपका क्रोमोसोम फॉर्म में नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि भाई क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने करा। तो क्रोमोसोम को आपका वॉल्टर फ्लेमिंग जो है इन्होंने डिस्कवर करा था। वॉल्टर फ्लेमिंग ने भी इन्हें कैसे डिस्कवर करा था, उन्होंने सेलेमेंडर जो होता है ना, सेलेमेंडर जो होती है एक एम्फीबियन होता है, ठीक है, उसके लार्वा को उन्होंने देखा था जब वो रैपिडली डिवाइड कर रहा था। तो उसके अंदर उनको कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो थे वो ऐसे गहरे गहरे होते दिखे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसका नाम उन्होंने दे दिया माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है थ्रेड, उन्होंने इसका नाम माइटोसिस दे दिया और उन्होंने ही साथ में आपका क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट है कि डीएनए से आपका क्रोमोसोम आखिर बन कैसे रहा है। हमने बात करी थी कि भाई जो डीएनए होता है ये बहुत लंबा आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल है। हमने बात करी थी कि ये जो डीएनए है ये एक बहुत लंबा सा सिंगल एक मॉलिक्यूल है। तो ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोम्स में ये हाईली कंडेंस्ड ऐसे आपके कैंची जैसे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है समझते हैं हम लोग, फिर उसके बाद डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। जो डीएनए होता है आपका ये स्ट्रेच आउट होता है 2 मीटर का होता है अगर अनकॉइल्ड है, 2 मीटर या उससे ज़्यादा का हो जाता है ये। देन उसके बाद में जो डीएनए है आपका उसमें आपकी पैकिंग की जो प्रोसेस है वो होती है। जब वो पैकिंग की ये प्रोसेस चल रही है, देखो ये डीएनए है मेरा, यहाँ पे इसकी पैकिंग की प्रोसेस चालू हुई, तो ये क्या करता है, ये आपके हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, या आपके हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं। हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो आपका डीएनए है ये कॉइल कर रहा है खुद को, ठीक है। हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड जब ये आपको ये खुद को टाई कर रहा है तो ये आपका न्यूक्लियोसोम बन रहा है। क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसोम। ये एक 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो जब ये खुद को कॉइल कर रहा है तो ये क्या कर रहा है कि ये न्यूक्लियोसोम बना रहा है और ये किसके अराउंड रैप हो रहा है, आपका 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इसको यहाँ पे ये जो बॉल्स होती हैं ये 8 बॉल्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो डीएनए है वो खुद को रैप करता है, कॉइल करता है। देन इसके बाद में जब न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं आपके, तो न्यूक्लियोसोम खुद को और ज़्यादा कॉइल कर लेते हैं, और जब ये खुद को और ज़्यादा कॉइल कर लेते हैं तो उनको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। या आपका ऐसे फाइबर की फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ पे कि कॉइलिंग हुई और ये यहाँ पे आपके ऐसे फाइबर की फॉर्म में आ गए।
एंड देन इसके बाद में जब इवेंचुअली आपका सेल डिवीजन होना होता है तो ये खुद को और ज़्यादा कंडेंस कर लेते हैं जिससे कि ये विजिबल हो पाए थ्रू लाइक माइक्रोस्कोप, तो खुद को और ज़्यादा कंडेंस कर लेते हैं एंड देन ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। 4 स्टेप हो गए इन टोटल। सबसे पहले डीएनए, फिर आपका हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड डीएनए कॉइल करके न्यूक्लियोसोम बनाया। न्यूक्लियोसोम जो थे वो थोड़े से कंडेंस हुए, आपस में कॉइलिंग हुई। कॉइलिंग कैसे हुई? जैसे टेलीफोन, पुराने टेलीफोन्स थे ना, आप लोगों ने तो पता नहीं देखे कि नहीं देखे, पर इस टाइप से होते थे। जैसे कि ये तार है, ठीक है, इस तार में आप ये एग्जाम सोचो कि ये जो है, ये उंगलियां जो मेरी है, ये मेरे हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स है, ये मेरा डीएनए है। तो ये डीएनए ऐसे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड कॉइल हुआ, ठीक है। ऐसे होते होते बहुत सारे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड के जब कॉइल हो गया तो इसने कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कुछ इस टाइप से मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन गए, फिर ये भी आपस में कॉइल होकर इन्होंने एक सिंगल बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये और ज़्यादा हाईली कंडेंस हो गए जिससे कि हमारा क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। अब बात आती है क्रोमेटिन की, जो कि हम पीछे बात कर रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पे है। जो थे आपके ये जो क्रोमेटिन था आपका, वो हमारा सबसे पहले रैपिडली जब सेल का डिवीजन हो रहा था तो उस समय आपका सेलेमेंडर के लार्वा में फ्लेमिंग ने नोटिस करा था, ठीक है। देन अब बात आती है हमारी ये जो है, जो मैंने पीछे 3D स्ट्रक्चर दिखाया था, ये उसी का एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम क्रोमेटिन्स के बारे में थोड़ी और बात कर रहे हैं। तो जो क्रोमेटिन्स होते हैं, अगर आपको पूछा जाए तो डीएनए के ये 40% होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं 40% डीएनए से मिलके बने हुए होते हैं। 60% इसमें हिस्टोन होता है। 60% हिस्टोन की होता है क्योंकि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड डीएनए जो होता है वो थोड़ा कम होता है उससे, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर इसको बैक से आगे की तरफ चले तो सबसे पहले ये हमारा डीएनए है, ये है मेरा डीएनए। सबसे पहले डीएनए मेरा क्या करा, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्लस डीएनए की कॉइलिंग हुई जिससे कि मेरा न्यूक्लियोसोम बना। अब न्यूक्लियोसोम की फर्दर आगे जाके ऐसे कॉइलिंग हुई कि एक दूसरे के साथ में ऐसे कॉइल बाय कॉइल जुड़ते चले गए, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने वो भी करा होगा ना, ऐसे मांझा लपेटा है किसी ने, ऐसे ऐसे करके, रुक जाओ, थोड़ा ऐसे ऐसे करके मांझा लपेटा है। तो जो ऐसे ऐसे करके जो हम मांझा लपेटते हैं ना, तो उसी तरह से ये जो हमारे न्यूक्लियोसोम्स हैं ये आपस में लपेटे जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर बनाने के लिए। अब इसके बाद में क्रोमेटिन फाइबर मेरा यहाँ पे आके बन गया। क्रोमेटिन फाइबर कुछ इस टाइप का दिखता है, दूर से अप क्लोज ऐसा दिखता है। अब ये फाइबर जो है, ये जब बहुत सारे हो गए तो ये इस टाइप के दिखे। अब सेल डिवीजन के टाइम पे इसे फर्दर कंडेंस हुआ और ये कंडेंस होके सारे के सारे इस टाइप से बन गए। ये क्या है मेरा, ये मेरा एक क्रोमोसोम है जो कि मेटाफेज में आके इस टाइप का आपका दिखता है। अब जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर का मतलब है टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आपके पास कोई क्रोमोसोम मिसिंग है या एक्स्ट्रा है तो आपको मल्टीपल सिंड्रोम्स हो जाते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक एग्जाम्पल होता है आपका, ठीक है। अगर आपके किसी भी क्रोमोसोम में या आपके किसी भी जीन में कोई एक दिक्कत आ गई, कोई म्यूटेशन आ गई, तो उसकी वजह से आपको कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई सिंड्रोम हो जाता है। ये इस टाइप से कुछ आपके क्रोमोसोम्स दिखते हैं 23 पेयर। ये एक साथ होते हैं, ऐसे पेयरिंग में ये एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल नहीं होते, ठीक है। अब ये भी आपके जो है क्रोमोसोम्स में 2 टाइप के होते हैं, एक N होता है एंड एक 2N होता है। N का मतलब होता है हैप्लॉइड एंड 2N का मतलब होता है डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड जो है ये तो नॉर्मल वाले जो हमारे 2N नंबर है, यानी कि जो हमारे 23 पेयर्स में चल रहे हैं। जो हमारे हैप्लॉइड होते हैं खाली N, ये सिर्फ 23 क्रोमोसोम वाले सेल होते हैं जो कि हमारे एग एंड स्पर्म सेल्स होते हैं। एग एंड स्पर्म सेल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बॉडी के जो बाकी सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें इसलिए नहीं होते क्योंकि आगे जाके एग और स्पर्म को फ्यूज करना होता है। तो अगर पहले से ही दोनों में 23 पेयर होंगे तो वो आपका नंबर
इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, वो सीधा 52 हो जाएगा आपका नंबर, सॉरी 92 हो जाएगा। एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, तो जो 23rd पेयर होता है सारे क्रोमोजोम्स में से, जो लास्ट वाला 23rd आपका पेयर होता है क्रोमोजोम का, उसे सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। ये डिटरमाइन करता है कि जो बच्चा है वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। जो फीमेल होती हैं उनमें आपका XX क्रोमोजोम होता है, जो मेल होते हैं उनमें X एंड Y क्रोमोजोम होता है। तो ये जो Y क्रोमोजोम है ये डिटरमाइन करता है कि जो फीटस है वो मेल होगा या फीमेल होगा। एंड मेल क्रोमोजोम है, यानी कि ये आपके जब ये स्पर्म्स बनते हैं तो एक सेल से, क्योंकि 2 स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म में सिर्फ 23 होते हैं, तो एक स्पर्म बनेगा आपका X का और एक स्पर्म बनेगा आपका Y का, ठीक है। जो एग है, एग तो जो दोनों बने, दोनों के दोनों एग आपके XX ही हैं। अब चांस की बात है, अगर Y वाला जाके फर्टिलाइज करेगा तो XY यानी कि मेल होगा, और अगर X वाले ने जाके फर्टिलाइज कर दिया तो XX बेबी हो जाएगा, यानी कि आपकी फीमेल हो जाएगी। अगर किसी कंडीशन में इन दोनों ने ही जाके से फर्टिलाइज कर दिया तो देन फिर म्यूटेशन के चांसेस हो जाते हैं। डीएनए एंड जीन्स के बारे में हम बात करते हैं, तो डीएनए के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि जो डीएनए है वो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और जो जीन्स होते हैं वो कोड कैरी करते हैं, हमारी बॉडी का कोड कैरी करते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग का कोड कैरी करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर प्रोटीन आपके सेल में जो होते हैं उनसे ये बने होते हैं। जीन की जो कोडिंग होती है वो पूरी की पूरे जो हमने बेस पेयर्स पढ़े थे उनके बेसिस पे आपकी जीन्स की कोडिंग होती है। एंड पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कैसे होगी वो डिपेंड आपका डीएनए और जीन्स पे ही करता है। कहीं पे भी अगर हल्का सा भी कोई चीज़ का ब्रेकेज हो गया, कोई चीज़ टूट गई बॉडी के अंदर, मतलब जीन के कोडिंग में ब्रेकेज आ गई या डीएनए के कोडिंग में ब्रेकेज आ गई, क्रोमोसोम्स आपके डबल हो गए, तो बॉडी में कोई ना कोई डिफिशियंसी, कोई ना कोई साइड, मतलब कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाएगा यू कैन से, या कोई ना कोई सिंड्रोम आ जाएगा, राइट। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। साथ ही अगर आपके कोई फीडबैक्स हैं या कोई रिक्वेस्ट है आपकी तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, विल टेक केयर ऑफ इट। आपसे मिलती हूँ मैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम सेल साइकिल आपके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, विजिबल नहीं है शायद। हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल। ओके गाइस, तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।